है ना। बताओ बताओ, ब्लड टक्कर करवा दिए थे? यस सर। चलो ठीक है। तो आज हम लोग का ब्लड हो ही गया है। तो आज हम लोग का जो ब्लड का कंपोनेंट में आरबीसी वगैरह जो है वो हम लोग को पढ़ना है ना, कि आरबीसी का क्या है और डब्ल्यूबीसी का वो। तो देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो है हम लोग 2-3 प्रॉपर्टी आई मीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या होता नहीं होता, देन फिर उसका फंक्शन पढ़ेंगे। देखो तो हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोले थे, कॉर्पसल्स। क्या बोले थे? कॉर्पसल्स। ये ध्यान रखना, कॉर्पसल्स। ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट में आओ आरबीसी। सबसे फर्स्ट में आरबीसी। आरबीसी इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसका जो टर्म है वो है इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट। समझ में? ठीक। उसके बाद सबसे पहले रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। उसको हम लोग HB लिखते हैं, ऐसे जो है वो हेमोग्लोबिन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये ध्यान रखना। मतलब आरबीसी जो है वो क्यों रेड दिखता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, और जहां पिगमेंट होगा वो कलर प्रोवाइड करेगा, पहला बात। दूसरा चीज क्या है कि ये जो HB है, हीमोग्लोबिन है, वो आयरन से बना होता है। आयरन से बना होता है, इसीलिए कभी भी अगर बॉडी में ब्लड का कमी होता है तो क्या बोलता है कि आयरन कंटेनिंग फूड खाइए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, हाँ, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अनार है, बीट है, ये सब में बहुत ज्यादा आयरन होता है। पालक वगैरह में होता है, इवन की आयरन का गोली भी मिलता है। ठीक है, आई मीन टेबलेट, जो मेडिसिन बोलते हैं वो। तो आयरन का कमी हुआ, हीमोग्लोबिन का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो आरबीसी सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। अब देखो, आरबीसी का जो सेल होता है उसका शेप कैसा है? बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ये ध्यान रखना, नॉन न्यूक्लिएटेड। देखो, नॉन न्यूक्लिएटेड इज अ मेमेलियन कैरेक्टर। ध्यान रखना, क्या होता है? मेमेलियन कैरेक्टर। कहने का मतलब अगर मैमल्स का कैरेक्टर पूछेगा तो तुम ये एक चीज लिख सकते हो कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। आज तक जो भी तुम पढ़े सारे सेल्स में मोस्टली जो सेल्स है सब में न्यूक्लियस है, बट इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या है आगे, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। अब इसका जो लाइफ स्पैन है, क्या है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना दिन तक सरवाइव करेगा या कितना दिन तक जिंदा रहता है। हर एक सेल का एक टाइम पीरियड है। इसका जो है ये 120 डे है। क्या है? 120 डेज। ठीक है, जब ये मर जाएगा तो ये क्या होगा? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्प्लीन एंड लीवर। मतलब हम लोग के दो पार्ट में वो सेल जाके वहां पे खत्म हो जाता है, दफन हो जाता है, जिसको ग्रेवयार्ड बोलेंगे। ठीक है, और अगर इस सेल की बात करें तो ये सेल जो है 40
5 to 5.5 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होता है, मिलियन सेल्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब अगर हम 100 ml ब्लड ले, उसमें मतलब अप्रॉक्स 5 मिलियन से 5.5, ठीक है, मिलियन सेल्स प्रेजेंट होता है, या तो 5 या तो 5, मतलब ये एक अप्रॉक्स लिखा गया है, ठीक है, ये चीज है। और अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखा जाता है तो मेल में जो है थोड़ा ज्यादा होगा, 13.15 ग्राम यहाँ तक होगा, और फीमेल में 11 to 13 ग्राम तक ही हो रहता है। ये हीमोग्लोबिन का भी परसेंटेज है। और एक चीज ध्यान रखो, हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, ठीक है, और आयरन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को क्या करना, बाइंड करना। इसीलिए ब्लड में जो आरबीसी है उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, ऑक्सीजन को लेके आना, ये चीज ध्यान रखना। यही है तुम्हारा आरबीसी, ठीक है। चलो, इसका मेन काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा, O2 एंड CO2, मेनली यही है, बाकी ट्रांसपोर्ट तो बहुत होता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाक से जल्दी, और हमको रिप्लाई करना। सर पहला वाला में रेड ब्लड सेल्स ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इराइथ्रोसाइट, ओहो थोड़ा गलती हो गई, इराइथ्रो में ERY होता है, इराइथ्रो, ठीक तो था, ठीक था, स्पेलिंग ठीक था, सॉरी, इराइथ्रोसाइट, ERYTHROCYTS। जहां पे तुम इरियो वर्ड देखोगे ना, इरियो ERY, समझ लेना कि वो कलर क्या हो जाएगा, रेड होगा, ठीक है। 11th में ये सब बहुत हेल्प आएगा अगर बायो लिए तो। इसी का काम होता है, यहीं पे लिखते टू बाइंड विथ O2 एंड CO2, बाइंड विथ O2 एंड CO2, हीमोग्लोबिन का ही काम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ओहो उल्टा लिख दिया, ये ऊपर वाले पॉइंट में लिख देना, ये वाले पॉइंट में, ठीक है। हम एरो दे देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। इसका ये फंक्शन हो गया। सर हाँ बोलो बोलो। सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए ना, बाइकॉन्केव एंड। अच्छा, ये शेप है, शेप है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव लिख सकते हो, बाइकॉन्केव शेप। एंड नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब ये एक ऐसा सेल है बॉडी का जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं ई न्यूक्लिएटेड भी रहता है तो उसको वही कंसीडर करोगे, ई न्यूक्लिएटेड भी वर्ड रहता है, ठीक है। ममेलियन कैरेक्टर क्यों बोले, जब तुम किसी भी फाइलम के बारे में लिखोगे तो उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, इसमें ये एक इसका कैरेक्टर है, वहां लिख सकते हैं, मेमेलियन कैरेक्टर में लिख सकते हैं आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। यही चीज है, बस समझ में आया। ये शेप हो गया, और ये दोनों वर्ड है, मतलब सेल है तो न्यूक्लियस होगा, बट यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बताओ सर वहाँ जो सेल्स लिखे हैं उसी का दूसरा नाम, मतलब सेल्स का दूसरा नाम ही कॉर्पस्कल्स है। हाँ, कॉर्पस्कल्स सेल्स को कॉर्पस्कल्स बोल सकते हैं। हाँ, कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स। सेल्स तो हम बस समझने के लिए तुम लोग को लिख दिया, लेकिन लिखा रहता है कॉर्पस्कल्स ही लिखा रहता है सब जगह, ठीक है, इसलिए दोनों लिख दिए। यस सर। हाँ, सर नीचे ई न्यूक्लिएटेड क्यों लिखा हुआ है? ई न्यूक्लिएटेड मतलब देखो, नॉन न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड दोनों वर्ड एक ही चीज है, हम दोनों लिख दिए ताकि दोनों अगर कहीं आता है तो ऐसा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये चीज लिखी, समझे।
सर ग्रेवयार्ड मतलब? ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? दफनाना, दफन, दफन। कोई मरता है तो उसको मिट्टी में डालते हैं ना हम लोग, मतलब हम लोग तो जला देते हैं मतलब नॉर्मली, तो उसको मिट्टी में डालना मतलब दफनाना। इसी तरह ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये सेल इस जगह पे जाके दफन हो जाता है, चला जाता है वहां। क्लियर? कोई डाउट? हो गया? नोट कर लिए? बताएं? 1 मिनट। एक क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दो, हम तुम लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो क्या होता है? हम यहीं पे हैं, हमको जवाब दो फटाक से। तुम लोग सोच लो, टाइम है। सर क्वेश्चन क्या है? अगर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो क्या होता? न्यूक्लियस तो है नहीं, इसलिए इसको नॉन न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा? सर अगर आरबीसी में न्यूक्लियस रहता तो सर वो डिवाइड करता, सेल डिवीजन होता है क्योंकि सर उसमें क्रोमोसोम्स अच्छा, उस हिसाब से तो आरबीसी जब एक बार बन गया तो फिर डिवाइड नहीं करेगा, और यहाँ जो मर रहा है तो फिर तो बनेगा ना। आरबीसी कम हो फिर तो डिवाइड तो यहाँ हो ही रहा है, फॉर्म तो हो ही रहा है। कुछ ऐसा स्टैटिक बताओ जो कि लगे हाँ सच में ऐसा हो सकता है। मिटा लिए, सॉरी नोट कर लिए, मिटाएं? यस सर। चलो बताओ, तुम लोग आंसर बताओ। यस सर। हाँ सर, अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो सर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कवर करता हम लोग का, लेता। ना हाँ सर। ना, चलो ठीक है, तुम लोग को हम ना अभी डब्ल्यूबी से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को लास्ट में हम सर 3 मिनट शायद तो आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। इससे क्या मतलब है? सर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। चलो खैर, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम तुमको जब ये पढ़ा देंगे उस टाइम पे तुमको हम 3 मिनट देंगे, अच्छे से सोच के बताना। 3 मिनट का एक तरह से तुम लोग का समझ लो उस ब्रेक का वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो WBCs, ठीक है। WBCs क्या होता है? WBCs को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ये बोला गया, क्या बोला गया? ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, WBC जो होता है ये इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप एंड lobed nucleus contain lobed nucleus। कभी इसमें सर्कल नहीं होगा, ठीक है, कभी इसमें राउंडेड नहीं होगा, ये लोब्ड में होगा। हमेशा ध्यान रखना, लोब्ड का मतलब ये देखो ऐसे 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 इस तरह से, कभी कभी इस तरह का लोब न्यूक्लियस हो जाएगा, होगा न्यूक्लियस, लेकिन ये इसी तरह से होगा, लोब न्यूक्लियस, समझे? ये जो होता है इरेगुलर शेप और लोब न्यूक्लियस। नेक्स्ट WBC जो होता है वो 6,000 to 8,000 ही सेल्स प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये ध्यान रखना, पर 100 ml ऑफ ब्लड इतना सेल्स ही प्रेजेंट होता है, समझे? अब देखो
न्यूक्लियस का जो मेन काम है उसका काम होता है इट मेंटेन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटेन मतलब का इट प्रोवाइड लिखोगे, इट प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग को सब चीज से ये बचाएगा। ठीक है, ये चीज होता है इसमें, इसका मेन काम यही है। इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है, इसका काम है डिफेंस, इट प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इट secrete antibody which is kill the germs या microbe। kill the germs लिखो, germs मतलब होता है हार्मफुल माइक्रोब जर्म्स। ठीक है, ये चीज है। एक्चुअली में क्या है, WBC डिफेंस मैकेनिज्म करना, हर चीज से बचाएगा। एलर्जी हो गया बचा लेगा, इन्फ्लामेशन हो गया बचा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ सेल्स को, जो खराब सेल्स है उसको हटाने काम करता है। कुछ माइक्रो सेंटर हो गया तो वो एंटीबॉडी बना के वो निकाल देता है। इस तरह से ये होता है, समझ में आ गया? इसलिए इसका नाम है डिफेंस। ये सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्यों WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बचाता है हर एक चीज से। ये चीज तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम इसका तुमको टाइप्स बता देते हैं। टाइप सबसे फर्स्ट में का 2 टाइप है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। इसमें 2 आता है, इसमें 2 सेल्स है। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का काम होता है, ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है। फेगोसाइटिक नेचर कहने का मतलब कि ये माइक्रोब को इनगल्फ कर लेगा। कोई वैसा सेल है जो बॉडी में ऐसे ही पड़ा हुआ है, डेड टाइप से है, उसको सब इनगल्फ कर लेगा। लिम्फोसाइट इट सिक्रीट एंटीबॉडी, इट सिक्रीट एंटीबॉडी। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, चलो इट सिक्रीट एंटीबॉडी which is kill the germs, जो कि क्या करता है, जर्म्स को मारता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट है। ग्रैन्युलोसाइट है, इसको ध्यान से देखना। इसमें होता है 3, बेसोफिल, इस्नोफिल, और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम करता है, सूजन वगैरह हो जाता है तो उसमें काम करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प कर देगा, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, और न्यूट्रोफिल ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है। फेगोसाइटिक नेचर कहने का मतलब हो गया, फेगोसाइटिक नेचर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है कोई भी सेल होगा, डेड सेल वगैरह सबको इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, यही है मेन, तुमको ये याद रखना। हम टाइप बता दिए ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब 11th का पार्ट है थोड़ा बहुत, ताकि तुमको वहां पे कुछ नया ना लगे, थोड़ा कुछ पुराना भी लगे। नया भी बहुत है पर पुराना भी लगे। ठीक है, ये सब काम, ये सब देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से बचा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो इसको नोट करो। और तुमको 3 मिनट, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उस क्वेश्चन का हमको जवाब चाहिए, RBC न्यूक्लिएटेड क्यों नहीं होता है। ठीक है, चलो उतारो और तुम लोग तो ये करना। सर सोच लो, पहले सोच लो बाबू, इसको पहले नोट करो फिर सोचना। हम दिए ना 2 से 3 मिनट टाइम, आराम से। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन बनना, ये सब तरह का अगर रीजन समझना आएगा तो बहुत आगे कभी फंसने नहीं वाले। इससे बहुत तरीके क्वेश्चन बनेगा।
वो हम सब बताएंगे, बट हमको बस एक चीज बता दो, नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होता है, इसको नोट करो, फिर 2 से 3 मिनट का टाइम है, ठीक है। चलो सर मोनोसाइट्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? सर लिख लिए।
सर हो गया। सर हेलो। यस सर। हाँ, नोट तो कर लिए होगे, बताओ कुछ कुछ पता चला? सर सर शायद क्योंकि सर आप बताए थे कि रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है बाइकॉनकेव, तो अगर न्यूक्लियस रहेगा तो सर वो बाइकॉनकेव कैसे होगा? अच्छा, तो बाइकॉनकेव नहीं रहने से क्या होगा? मान लो बाइकॉनकेव है और न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा? सर अगर न्यूक्लियस तो राउंड शेप का होता है तो वो बाइकॉनकेव फॉर्म में नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा कुछ थोड़े कि बाइकॉनकेव फॉर्म में ही रह सकता है। हम क्या बोले, मान लिया जाए उसके वो कुछ किसी भी शेप में हो, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस तो छोटा सा रह सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? सर एक और चल तो आंसर है कि सर बताओ। सर जब रिजर्वॉयर मतलब ये क्या बोलते हैं, स्प्लीन में जब चला जाता है रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब सर हाँ फिर जब बनता ही फिर तो एक वो तो एक सेल ही है, तो फिर तो बनता ही ना होगा। और जब बनता होगा तो हाँ उसके बाद सारा सेल ऑर्गेनेल आ जाता होगा, ठीक है। हाँ लेकिन उसको है ऑक्सीजन कैरी करना है, हेमोग्लोबिन के अंदर हाँ। उसको ऑक्सीजन कैरी करना है बहुत भारी मात्रा में, तो वो सारा अपना सेल ऑर्गेनेल को लूज कर देता है। सारा ऐसा सेल है, ऑर्गेनेल लूज कर देता है सारा सेल ऑर्गेनेल, मतलब हटा देता है अच्छा भारी अच्छा। मात्रा में ऑक्सीजन को ब्लड लेने के लिए। बस यही हो होगा। सकता है। और कुछ? ऑलमोस्ट ये सही ही है, बट क्या होता है बता देते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि आरबीसी अगर न्यूक्लिएटेड हो गया तो जो उसका बाइंडिंग कैपेसिटी है एंड बाइंडिंग का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो घट जाएगा। पहला, अगर न्यूक्लियस हो गया तो। और अगर न्यूक्लियस रहेगा तो और सारा सेल ऑर्गेनल्स रहेगा, ठीक है। अभी जो बोले कि सारा सेल ऑर्गेनल्स वो लॉस कर देता है, कि लॉस नहीं करता है, उसमें शुरू से वो चीज रहता ही नहीं है।
ठीक है, वो सही है कि चलो नहीं है तो कहीं ना कहीं रीजन है कि चलो ऑक्सीजन को बाइंड करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग के लिए भी तो सरफेस एरिया चाहिए, और अगर वहां पे न्यूक्लियस हो जाएगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का बाइंडिंग होगा बट कम होगा। तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा लेकिन बहुत लेट से, हम लोग बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, ये चीज है। दूसरा कि उसका जो शेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शेप चेंज हो गया ना तो ऑक्सीजन कभी भी बाइंड नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए न्यूक्लियस नहीं है, बाइंडिंग के लिए उसका शेप वैसा है। ठीक है, ये चीज है। तो न्यूक्लियस नहीं होने का रीजन समझ में आ गया। अब एक और चीज समझो, अगर हम बात करते हैं इस सेल ऑर्गेनल्स का, सपोज दैट उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को प्रेजेंट कर दे तो क्या करेगा बताओ। जैसे तुम बोले कि, या जो भी बोले हो, पावर सर, पावर रिलीज करेगा। पावर रिलीज करेगा, पावर रिलीज करके क्या करेगा, पावर रिलीज करना तो अच्छी बात है क्योंकि सेल का मैकेनिज्म है, सेल को चाहिए एनर्जी। पावर अपने लिए ले ले, पावर अपने लिए ले ले ताकि ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर सके, ज्यादा पावर बना के अपने पर ही कंज्यूम कर ले। सर क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा तो क्या होगा। वो तो सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, लेकिन उससे क्या हमको घाटा है, उससे क्या मतलब बोल सकते हो इफेक्ट होगा, बस बताओ कुछ। नहीं सर कुछ। वो जब ऑक्सीजन को वो ले लेगा एटीपी, हाँ हाँ तो सर वो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सही बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो पावर जनरेट करेगा, मतलब एटीपी बनाएगा, और वो एटीपी खुद यूज करेगा तो ऑक्सीजन का कमी जो है, कमी क्या होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद आरबीसी अपने जो ऑक्सीजन को यूज करता है वो दूसरे जगह ऑक्सीजन को पहुंचाए कैसे, तो दूसरे जगह ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं होता है उसमें। न्यूक्लियस हुआ तो वो सरफेस एरिया घटा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो खुद ब खुद अपना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा। मतलब एक होता है ना कि मेरे पास खाना आया, हमको वो पहुंचाना है, हम ना पहुंचा के खुद में खा लेंगे, खत्म कर देंगे, तो जिसको पहुंचाना है वो तो बेचारा मर जाएगा ना। वही चीज होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन पहुंचाना है हमको सेल टू सेल, पता चलेगा खुद ऑक्सीजन बाइंड किया, माइटोकॉन्ड्रिया खुद है तो खुद उसको यूज करके पावर बना के यूज कर रहा है, वो दूसरे सेल को नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना, ये सर वो बहुत बॉडी सेल ही इंपॉर्टेंट बन चीज। जाएगा ना अगर माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करेगा तो। न्यूक्लियस और ये कैरी कर लिया तो बॉडी सेल बन जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है ब्लड प्लेटलेट। क्या है? ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट ये छोटा सा चीज है। ब्लड प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट दिख रहा है ना सबको क्लियर? देखो थ्रोम्बोसाइट क्या है, सबसे पहले इट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड and present in fragments का मतलब समझ में आता है, छोटे छोटे टुकड़ा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फ्रेगमेंट्स होता है। उसके बाद इसका क्या काम है, तो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये चीज ध्यान रखना, क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है तुम लोग के बुक्स में, एक इसका मैकेनिज्म जो है वो लिखा है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। मतलब क्या कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि
क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो प्लेटलेट सेल के कारण क्या होता है, मेंटेन होता है, इसको ध्यान, ठीक है, यही है। चलो, ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स, ब्लड सेल्स समझ, नॉन न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें बस दो चीज है बस, और हाँ ये कलरलेस भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड प्रेजेंट इन फ्रेगमेंट में लिखे, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसको लिख सकते हो, ये कलरलेस होता है, इसको यहाँ पे लिख दो, या अपने नोट कॉपी में नीचे लिखना, कलरलेस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। देखो, सबसे पहले कि बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्रैच हो गया, तो वहां से ब्लीडिंग का लीकिंग, सॉरी ब्लड का लीकिंग स्टार्ट होता है, मतलब ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। ब्लड का लीकिंग अगर स्टॉप नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो बॉडी में प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जो काम ब्लड का प्रेशर करता है ऑक्सीजन को पहुंचाना सब जगह, वो हो नहीं पाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन या जो भी एसेंशियल चीज है ऑर्गन को मिलेगा नहीं, ऑर्गन वहां से फेल होना स्टार्ट हो जाएगा और आदमी वहां पे मर जाएगा। इसलिए बोलता है एक्सेस ब्लड लॉस कर गया आदमी मर गया, ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है एक प्रेशर जनरेट करके रखता है, वो प्रेशर लो हुआ तो आदमी का बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भी इफेक्ट करेगा, और सीवियर केस में ब्लड ज्यादा लॉस करने से क्या होगा, आदमी मर जाएगा। और ये बहुत सारा केस भी सुने होंगे कि हाँ स्टेंट हो गया, इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, मर गया, ब्लड ज्यादा हो रिलीज हो गया, ये सब चीजें। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स में इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंजर्ड टिश्यू। क्या है? इंजर्ड टिश्यू। कहने का मतलब जब टिश्यू इंजर्ड होगा तो ब्लड निकलेगा, और उस ब्लड में क्या है, प्लेटलेट, ये एक्टिव होगा तो निकालेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना। चलो इसको भी थोड़ा सा और अच्छा से सिंपल कर देते हैं, ये निकालेगा थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट से निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से निकलेगा क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या निकलेगा? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा। इससे प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक इनएक्टिव है, और वो बनाएगा थ्रोम्बिन। क्या बना देगा? थ्रोम्बिन। समझ में आया? मतलब देखो, ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ एक्ट कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन पे, लेकिन यहाँ पे चाहिए Ca2+, सब जगह Ca2+ का जरूरत पड़ेगा। ये प्रोथ्रोम्बिन इज अ इनएक्टिव स्टेज, ये एंजाइम एक तरह का इनएक्टिव स्टेज, और ये हो जाएगा एक्टिव स्टेज। क्या हो जाएगा? एक्टिव स्टेज। अब थ्रोम्बिन जो है डायरेक्टली अटैक करेगा फाइब्रिनोजेन पे। बताओ फाइब्रिनोजेन कहाँ से आया? फाइब्रिनोजेन कहाँ से आया बताओ? और ये कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो होता है इंजर्ड टिश्यू जो पार्ट है वहां के ब्लड वेसल्स के ऊपर में नेटोक्लाइव स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलते हैं फाइब्रिन, और वो ब्लड का लीकिंग स्टॉप। ठीक है, दिख नहीं रहा था थोड़ा सा और नहीं, एक हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज। तो अब यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं फाइब्रिनोजेन, बता दो फाइब्रिनोजेन कहाँ से आता है, कहाँ का पार्ट है? तो इट इज अ क्या बताओ? प्लाज्मा प्रोटीन है। ये हम लोग पढ़ता नहीं, पिछले क्लास बताया, प्लाज्मा प्रोटीन है, वहीं पे है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं। समझे? सर हाँ बोलो। सर थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? टिश्यू मतलब क्या है? सेल्स है? सेल्स है। ठीक है, और सर देखो ना यहाँ ऊपर थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम है। वो एक केमिकल है जो इस एंजाइम को रिलीज करता है। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये बनेगा विटामिन के हेल्प से। कहाँ पे बनेगा? ये लीवर में बनता है, ध्यान रखना। प्रोथ्रोम्बिन पहले नहीं होता है, ये लीवर में होता है विटामिन के हेल्प से, और ये जाके ब्लड में मिल जाता है जब ये इंजर्ड होगा। ठीक है, तो और ये फिर एक्टिव होता है इसके एंजाइम हेल्प से, थ्रोम्बो है, एम है ये,
थ्रोम्बोकाइनेज, देन फिर इस तरह का मैकेनिज्म, और यही इसी सर को वो बोलते हैं सर तो एक मिनट, थ्रोम्बोकिनेज इतना तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ना? ये आएगा, ये वाला आएगा, आएगा ये सर? ये हाँ ये आएगा। अरे तुम लोग का बोले तो इस टॉपिक के, ये टॉपिक है तुम लोग के इसमें, ठीक है ना, बुक में। इसको हम लोग क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हो, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, यही है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट सर वो इसमें जो तो पूछ लो। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद थ्रोम्बोकाइनेज हाँ जो लिखे हैं सर, हाँ, वही एंजाइम को थ्रोम्बोकाइनेज की थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ये केमिकल है, ये एंजाइम नहीं है, ये इसको निकालेगा। ठीक है, जी सर, और फिर ये जो फिर थ्रोम्बोकाइनेज, हाँ तो फिर सर प्रोथ्रोम्बिन क्या है सर, फिर से बता दीजिएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक केमिकल है, एक तरह का एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। केमिकल क्या, इनएक्टिव एंजाइम है जो लीवर से निकलता है विटामिन के हेल्प से। जब इस पे ये एक्ट कर जाएगा तो कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पे एक्ट करेगा, जो कि फाइब्रिनोजन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और वो हाँ फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू या ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर में आ जाएगा, और लेकिन चलो इसको नोट कर लो। सर बोलो बोलो, बोलो। सर थ्रोम्बिन से फिर से समझा देना, थ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन पे एक्ट करेगा। ये कहाँ का पार्ट है बताओ? ये है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का। हाँ, और उस पे जब ये एक्ट करेगा तो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, और फाइब्रिन जो है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस सर तो वही है। अल्टीमेटली क्लॉटिंग कौन करेगा? फाइब्रिन। फाइब्रिन का, हाँ। ठीक है सर। क्लॉटिंग क्या करता है, वहाँ एक ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क बनाता है जाके, ताकि वहां से ब्लड जो है वो लीक ना करे, बस वही चीज होता है। ओके सर। नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग हार्ट में आ जाएंगे। सर बोलो। सर मतलब एक जनरल क्वेश्चन था कि सर न्यूट्रिशन इतना नंबर, सॉरी लाइफ प्रोसेस इतना नंबर लंबा चैप्टर है, तो सर साइंस का हाँ पेपर में बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या? लाइव, हाँ क्वेश्चन रहता है इसका। देखो इसमें ना 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में 2 टॉपिक छोटा है, 2 टॉपिक बड़ा है। पहला जो टॉपिक बड़ा था हम लोग का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन। देन रेस्पिरेशन बहुत छोटा सा था, और फिर ये टॉपिक लेंदी है। अभी हार्ट जो है, ये कम से कम एक दिन, अगर आज हम समझा पाए, टाइम बचा तो समझा देंगे, नहीं तो आज कम से कम उसका डायग्राम बना देंगे ताकि तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास
2 क्लास में एक खत्म हो जाएगा और, ठीक है। उसका प्लांट का जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक है ये प्लांट में भी थोड़ा लेंदी है और एनिमल में तो खैर देख ही रहे हो। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुछ कुछ बता दे रहे हैं, ये सब तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन बताए वो सब थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि बताए तो तुम लोग को ये सब चीज अगर अभी, ये तो खैर है भी, और ये इसके पहले जो बताए वो सब तुमको आगे 11th में मिलेगा डायरेक्टली, वहां से डायरेक्टली मिलने वाला है। और ये बेसिक चीज है, हम लोग को पता रहना चाहिए तभी हम वो बताए, नहीं तो फिर उसको बताने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन सर? बता दिए। हाँ बोलो। सर यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स का हो गया खत्म। हाँ हो गया खत्म। सर तो एक क्वेश्चन अब था, हम एक साइड बोलो। बुक से पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था बैसोफिल्स जो अग्रैन्युलोसाइट से जो निकलता है बैसोफिल्स, सर वो हेपरिन नाम का एक एंजाइम कैरी करता है जो ब्लड हाँ प्लेटलेट्स को कहीं भी जमाने से बचा सकता है, मतलब प्रिवेंट करता है। हाँ, तो तो सर हिपेरिन तो हम पढ़ाए, हिपेरिन तो तुमको पढ़ाई है प्लाज्मा प्रोटीन में, देख लो। हिपेरिन में लिखा है प्लाज्मा प्रोटीन में, देखो तो। ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन था, बताओ। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेगा? उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कहाँ होगा, टॉपिक 30 स्टार्ट होगा, टॉपिक 30। नो सर, हम कह रहे हैं ये खत्म हो जाने के बाद ये चैप्टर। ये खत्म हो जाने के बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई पोर्शन मिला है तो बता दो, वो स्टार्ट कर देंगे। नो सर, अभी तो वैसा कुछ नहीं मिला है। वो न्यू सेल पैटर्न जो मिला है सीबीएसई की तरफ से, बस अच्छा वही अच्छा, है। वो अभी है। देखो अभी एक्चुअली क्या है, हम तुम लोग को बता देते हैं, नवंबर तक में हम लोग ऑलमोस्ट 70 to 80% खत्म कर देंगे। 80% क्या खत्म कर देंगे, 80% तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर या नहीं तो 1.5 चैप्टर बचेगा इसमें, क्योंकि जो है वो रहेगा, ठीक है। मतलब दिसंबर लास्ट तक में तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे, मैक्सिमम जाएगा तो 15 जनवरी तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे। अब देखो कुछ दिन में आ जाएगा शायद ऑफलाइन का, तो फिर ओके ठीक है। सर। हो गया नोट, मिटाएं इसको। खुलने वाला इंस्टीट्यूट? हाँ सुनने वाला, पहले इसको मिटाएं, हाँ या ना बोलो जल्दी। हाँ सर, उसको मिटाइए। हाँ, इंस्टीट्यूट खुलने वाला तो है जरूर, शायद और 15 सर तक खुल स्कूल? जाए। स्कूल भी खुल जाएगा 15 तक। सर खुल जाए तो अच्छा है। हाँ, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए ना। बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, अरे ठीक है। बोलते घर पे नहीं रहते, घर पे नहीं रहते, बताओ कितना टाइम मिल गया घर पे रहने को, सर पहले भी है ना। घर में ही रहते थे, भाई लोग तो चला जाता है, हमको घर पे ही रहना पड़ता है हमेशा। अरे तुम भी थोड़ा घूम फिर के आया करो, अरे घूमना फिरना चाहिए थोड़ा। ठीक है ना, अब तो थोड़ा बहुत घूम ही सकता, तो मार्केट वगैरह खुल गया, सब कुछ मिल ही रहा है, कुछ खाओ जाओ, चाट पकौड़ा खाओ। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखो, है ना। घर में कुछ बना लो। क्या लॉकडाउन में तुम लोग को सीखे सर कि नहीं घर कुकिंग पे आता बनाने, ही नहीं बताओ। सर। लो तो सीखना चाहिए ना, यही चीज तो है, अपने में कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, ठीक है ना, ताकि तुमको कुछ ना कुछ होते रहे। अब जैसे लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन तो है, घर पे रहना, घर पे आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, वो पता है सबको, ठीक सर है। आता है ना सर गुपचुप बनाने बस। तो गुपचुप बनाने आता है, अरे और कुछ ट्राई करना चाहिए था, Yes, sir. कुछ और सीखते, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग क्या ड्राइंग वगैरह सीखना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो Yes, sir, yes, है sir. ना, तो वो सब कुछ ना कुछ, एक्स्ट्रा हाँ एक्टिविटीज एकदम करते एकदम, हैं। खाना में कुछ नया नया चीज सीखो, क्या पता है फ्यूचर में कभी काम आ जाए, तुमको बनाने का मन करे, खा लो, सही सब चीज। Yes, उससे sir. क्या होता है, आदमी मोटिवेट रहता है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा खेल लो, कुछ ज्यादा अच्छा है ना। 2-3 चीज हमेशा करते रहना चाहिए लाइफ में, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, ठीक है। एक्सरसाइज की कुछ खेलो, है ना, थोड़ा सा फिजिकली वर्क होना चाहिए, पढ़ाई तो Yes, करना sir. है ही, और उसको अच्छे से करना है। और बाकी बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ड्राइंग सीख लो, म्यूजिक कुछ सीख लेता आदमी, कुछ और बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। हमको तो ड्राइंग म्यूजिक ही सामने आता, कुछ कुकिंग सीख लेता है आजकल तो, खैर घर पे चलो मम्मी के साथ बनाते हैं, और सर कोई जरूरी नहीं कि सर कोई जरूरी नहीं कि लड़की ही बनाए, लड़का ही बना सकता। हाँ बोलो। सर एक सिचुएशन था कि
मान लेते हैं कि अगर आप अभी लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं, हाँ मान लीजिए, तो सर अगर हाँ, सीबीएसई सिलेबस दिया और नवंबर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फिर बोले तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेंगे, उसमें क्या इशू है? बीच में छोड़ देंगे। तो सर वो अरे सेकंड पागल टर्म को जाएगा ना, सेकेंड क्योंकि टर्म में आ हमें जाएगा भी ना वो, थोड़े थोड़े yes, वो। एक्चुअली क्या है कि देखो हम लोग को बता देते हैं क्या करना चाहिए आगे। मेरे हिसाब से देखो, पोर्शन तुम लोग अगर मिल जाता है एक महीने में तो पोर्शन बता देना, ये चलेगा, टॉपिक चलेगा, मतलब ये पूरा जुलाई तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि और अगला 3 क्लास है, 3 क्लास में आई थिंक ये खत्म भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस अभी 1 महीना, मतलब हमको कम से कम 2 2 4 2 6 क्लास और चाहिए। 6 क्लास मतलब नेक्स्ट मंथ तक मिड अगस्त में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन, तब तक तो सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस में क्या होगा, हम अभी तुम लोग को बता दें, सिलेबस जिस हिसाब से बनना चाहिए, हमको लगता है हमारा पहला जो नवंबर में एग्जाम होना है उसमें लाइफ प्रोसेस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, देन फिर लास्ट वाले में रिप्रोडक्शन वेरिएशन, देन फिर आवर इन्वायरमेंट और वो मैनेजमेंट वाला होगा। तो नवंबर तक में तो हम रिप्रोडक्शन भी खत्म कर देंगे, जेनेटिक्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। वो चीज जेनेटिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे होगा, ये भी बता दे रहा है, ठीक है ना, वो हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस ही है थोड़ा सा, क्योंकि देखो लाइफ प्रोसेस जो होता है ये फिजियोलॉजी है एनिमल एंड प्लांट का, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चला जाता है, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर टू द पॉइंट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तब तो पता चलेगा कि हाँ खत्म हो जाएगा तुरंत, वो चीज हम नहीं चाहते हैं। ये फिजियोलॉजी चीज है, फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट आता है तो सीखना चाहिए, और बहुत कुछ सीखने को तुमको मिलेगा। आगे बायो लो या ना लो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कोई होगे जो यहाँ मैथ लेने वाले होगे, बहुत कोई होगे जो बायो लेने वाले। हाँ लेकिन एक चीज है, जो बायो लोगे उसको कुछ नया नहीं दिखने वाला है, पुराना ही दिखेगा। लेकिन इसमें बेसिक्स पता चल गया, और उस टाइम पे तुमको बेसिक ना होकर थोड़ा एडवांस पढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है। प्रॉब्लम यही होता है कि 9 10 हम ध्यान नहीं देते हैं और 11 12 चले जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, बच्चे हो, बायो, सबका वही चीज है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, 11th का बुक उठाओगे उसमें तुमको फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा, उसमें तुमको एनिमल न्यूट्रिशन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर मिलेगा, जो सब कुछ पढ़ रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट हार्ट पढ़ने वाले हैं, वहां पे जाओगे तो वहां पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अभी भी देख सकते हो तुम बुक उठा के, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बाद ट्रांसपोर्ट में जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे प्लांट के केस में, तो वो एनाटॉमी है। ये सारा जो भी पढ़ रहे हैं सब 11th का टॉपिक है, तो इस पे अभी बेसिक पे ध्यान दे दो, वहां पे थोड़ा एडवांस पढ़ लेना, ताकि तुमको कम टाइम लगेगा और तैयारी तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है, ऐसा नहीं कि मैथ्स को छोड़ देना। मैथ्स में भी यही चीज होता है, 9 10 का ही एक्सपेंड करके 11 12 में पढ़ाते हैं। 9 10 में जो पढ़े हो, सेल वगैरह पढ़ाए है ना, सेल पढ़ाए हैं, टिश्यू पढ़ाए हैं, सब तुमको 11th का पार्ट मिलेगा, ठीक है। सेल पढ़े हो, टिश्यू पढ़े हो, क्रॉप प्रोडक्शन 12 का पार्ट है, डिजीज 12 का पार्ट है, ठीक है, इम्यूनिटी वगैरह जो 12 का पार्ट है। उसके बाद उसमें भी कुछ इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड है, वो 12 का पार्ट है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जब जितना भी पढ़ रहे हैं सब 11 का पार्ट है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड आवर इन्वायरमेंट 12 का पार्ट है, तो है बेसिक्स यहाँ क्लियर कर लो, वहाँ थोड़ा ध्यान, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग को हम सिलेबस भी बता ही दिए, सिलेबस में ऐसा ही होगा, हाफ ईयरली जब होगा ना तो इसी तरह से सिलेबस होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है बताओ, तो वो गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस होता है पहला चीज। तो ये जो गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए बॉडी में, फ्लूइड चाहिए। एनिमल के केस में वो है ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। लेकिन एक चीज ये सोचने वाली बात है कि एक जगह पे ब्लड जो है वो एक्सचेंज होगा, उसके लिए कोई ना कोई तो वैसा ऑर्गन होना चाहिए, वो ऑर्गन है हार्ट। हार्ट का काम है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, कहाँ पे, हार्ट में लाएगा। हार्ट फिर भेजेगा लंग्स में, लंग्स में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा, देन फिर आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट करेगा और सब जगह ऑक्सीजन वगैरह पहुंच जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर हार्ट की बात होती है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ गैसेस जो है वही ट्रांसपोर्ट होगा, हम उसमें न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते, वेस्ट नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग का मेन चीज है वो है, मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। और हार्ट का काम होता है ब्लड को इम्प्योर से प्योर बनाना, मतलब DO2 से O2 बनाना, मतलब डीऑक्सीजनेट से कन्वर्ट करके ऑक्सीजनेटेड बना। ये लेकिन ये होगा कहाँ? ये सब होगा हार्ट से लंग्स में जाएगा। तो पहले क्या बताए पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में। फिर हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, फिर आ जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में O2 चला जाएगा और इससे हर एक सेल्स में ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन का जो काम है वो अपना काम करेगा। ठीक है, ये है। अब देखो, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर का होता है। जैसे हम लोग का 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। यही तुम रेप्टाइल्स में चले जाओ 3rd चैम्बर्ड मिलेगा, एम्फीबिया में चलेगा 3rd चैम्बर मिलेगा, फिशेस आई मीन फिश में 2 ही चैम्बर्ड होता है। और सिस्टम जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है 2 टाइप का होता है, क्लोज एंड ओपन। तो क्लोज हम लोग का है, क्योंकि हम लोग का क्लोज इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो है आर्टरी और वेन में ट्रेवल करता है। और कुछ ऐसा स्पीसीज है जिसका ओपन ऑर्गन के साथ कांटेक्ट रहता है, ये चीज ध्यान रखना। हम लोग में क्या है, कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, उसमें नहीं, ऑर्गन है तो ऑर्गन को डायरेक्टली वो दे देगा, उसमें कैपिलरीज वेन आर्टरी का कोई भी काम नहीं होता है। तो ह्यूमन के केस मतलब में ओपन ट्यूब से निकल जाता है गैस? नहीं, ये एक ट्रांसपोर्ट ही ऐसे ही हो ट्यूब जाता है। रहेगा। हाँ, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसी में ब्लड आएगा और इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में ऑर्गन वगैरह रहेगा। ठीक है, और हम लोगों में क्या, ये रास्ता, इसके अंदर में क्या है, ट्यूब है, आर्टरी वेन, बस यही चीज है। तो ये क्लोज टाइप हो गया और ये नहीं रहेगा तो ओपन टाइप। मतलब जिस बॉडी में आर्टरी और वेन नहीं रहेगा उसमें क्या होगा, क्या होगा उसमें? आर्टरी वेन नहीं रहेगा तो ओपन टाइप, अगर आर्टरी वेन हो गया तो क्लोज टाइप। यही ओवरऑल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हम सर लोग ओपन टाइप में कॉकरोच आ सकता है? हाँ, नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर एंड देयर उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में समझा देते हैं, नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक से स्टार्ट करें जो है टॉपिक। और कोई डाउट है तो पूछ सकता है ये अभी तक में। कोई डाउट है? नहीं ना? बोलो। नो सर। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, हार्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आना, ताकि कुछ टर्म, यहाँ पे टर्म थोड़ा टफ मिलेगा, एसए नोट, एवी नोट, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे तो समझा देंगे बट वहां पे तुमको समझने में आसानी होता है। एनसीईआरटी का तुम लाइन पढ़ के आओगे, बस एक बार रीड करके आओगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।